नमस्कार दोस्तों, 4 मई के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन सी न्यूज यहां पे देखेंगे? तो भाई, अप्रैल के महीने में जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो $38 बिलियन पे पहुंच चुके हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट कितनी है, इसके बारे में यहां पे बात करेंगे। पिछले साल के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज, कितना डिक्रीज, ये सारे फैक्टर्स को देखेंगे। फिर भाई, जो बाइडेन साहब ने बोला है कि जो फंडामेंटल अबॉर्शन राइट है इसको यूएस की सुप्रीम कोर्ट खत्म कर सकता है। यूएस की सुप्रीम कोर्ट में जो कंजर्वेटिव तबके के जजेस है वो इसको खत्म कर सकते हैं। और कंजर्वेटिव तबके के जजेस को बहुत हद तक डोनाल्ड ट्रंप ने अपॉइंट किया था। तो ऐसा कुछ न्यूज निकल के आई है कि यूएस की सुप्रीम कोर्ट जल्दी ही कोई ऐसा जजमेंट दे सकती है जिसके चलते जो अबॉर्शन राइट्स दिए जाते हैं अमेरिकन वुमेन को वो छीने जा सकते हैं। तो जो बाइडेन साहब बोल रहे हैं कि नहीं, इसको बचाइए। देखिए, जो डेमोक्रेट्स है ना वो बहुत हद तक प्रो अबॉर्शन है, और जो रिपब्लिकन्स है वो बहुत हद तक एंटी अबॉर्शन है। और इस समय पे डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है, जो बाइडेन डेमोक्रेट ही है। हालांकि बहुत कट टू कट मामला चल रहा है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट में। इस पर्टिकुलर न्यूज को ठीक से एनालाइज करेंगे। फिर फ्रांस की जो नेवल ग्रुप नाम का कंपनी है, इसने हमारे प्रोजेक्ट 75I से पुल आउट कर लिया है। इस न्यूज को समझने की कोशिश करेंगे। इंडिया डेनमार्क ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है। मोदी जी इस समय पे डेनमार्क पहुंचे हैं। मोदी जी ने, जो डेनमार्क की पीएम है फ्रेडरिक्सन, उसके घर के अंदर एक पेंटिंग देखी। उसके बारे में सुबह ही मैंने एक वीडियो बनाई, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या है इसको भी देखेंगे। इंडिया ने यहाँ पे श्रीलंका की थोड़ी और मदद की है। श्रीलंका थोड़ा और करके पूरी दुनिया से उधार मांग रहा है। मेनली इंडिया चाइना से। चुकाएंगे कैसे, भगवान ही मालिक है। फिर आगे, इंडिया के अंदर प्रेस फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज हो रही है, ऐसा पीसीआई और आईडब्ल्यूपीसी ने बोला है। इस पर्टिकुलर न्यूज को देखेंगे। और 2019 में जो टोटल रजिस्टर्ड डेथ थी इंडिया के अंदर थी 76 लाख। 2020 में हो गई 81 लाख। इस रिस्पेक्ट में कुछ व्यू पॉइंट्स हैं, कुछ डाटा है सरकार का, इसको चेक करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अब तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप में दोस्तों आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें। सुपर थैंक्स का ऑप्शन नीचे एक्टिव है, उसको क्लिक करके भी आप हेल्प कर सकते हो। वर्ड ऑफ द डे है लेवियाथन। लेवियाथन क्या होता है? बहुत बड़ा एक्वेटिक क्रिएचर, जैसे कि वेल हो गया। ठीक है ना, इसको आप बोलते हो कि द ग्रेट लेवियाथन्स ऑफ द डीप। मतलब समुद्र की गहराइयों में, पानी की गहराइयों में एक बहुत बड़ा एक्वेटिक क्रिएचर, ये भी लेवियाथन है। फिर आप कह सकते हो कोई बहुत पावरफुल चीज, जैसे फॉर एग्जांपल समुद्र की गहराइयों में जो वेल्स है ये काफी पावरफुल होती है। उसी प्रकार से कोई बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, वो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, इकोनॉमिक टर्म्स में पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। जैसे कि आप कह सकते हो एसबीआई बैंकिंग फील्ड में एक लेवियाथन है। समझ गए? मतलब बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए भाई, पहली न्यूज पे आ जाते हैं। अप्रैल एक्सपोर्ट्स क्रॉस $38 बिलियन, डेफिसिट वाइडन्स पास $20 बिलियन। तो भाई, जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स है इंडिया के अप्रैल 2022 में, वो पहुंच गए $38.19 बिलियन पे। पिछले साल मतलब अप्रैल 2021 के कंपैरिजन में ये $38.19 बिलियन 24.2% ज्यादा है। और मैं आपको बता दूं, अप्रैल 2021 के समय पे कोरोना पीक पे था, सेकेंड वेव। तो ऑब्वियस सी बात है, ये नंबर तो देखो बढ़ना ही था। अप्रैल 2021 के कंपैरिजन में तो इंक्रीज था, लेकिन मंथ और मंथ डिक्रीज हुआ है। मार्च 2022 में $42.2 बिलियन के एक्सपोर्ट्स हुए थे। और उसके कंपैरिजन में अगर आप अप्रैल के एक्सपोर्ट्स देखें तो $38.19 बिलियन, 9.5% कटौती हुई है मार्च 2022 के कंपैरिजन में। अगर आप देखो तो ट्रेड डेफिसिट $20.07 पे पहुंच गई। मार्च 2022 में ट्रेड डेफिसिट थी $18.5 बिलियन। इस महीने पहुंच गई $20.07 बिलियन पे। ठीक है भाई, गोल्ड की बात की जाए तो अप्रैल 2021 के कंपैरिजन में गोल्ड के इंपोर्ट 73% घटे, $1.7 बिलियन पे आ गए। जो कोल इंपोर्ट्स हैं वो आप कह सकते हो दुगने हुए। कोल इंपोर्ट्स अप्रैल 2021 में थे $2 बिलियन, अप्रैल 2022 में हो गए $4.7 बिलियन। तो ये कुछ स्पेसिफिक फिगर्स यहाँ पे दे रखे हैं। आप लमसम अगर इतना भी याद रखो कि मार्च में $42.2 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ था, और अप्रैल 2022 में हो गया $38.19 बिलियन, मतलब हमको ग्रोथ मोमेंटम को सस्टेन करने की जरूरत है, ग्रोथ को गिरने नहीं देना है। इस प्रकार की कुछ बातें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आगे और क्या क्या बताया जा रहा है? तो भाई, 2021-22 में ये फिगर तो इंपॉर्टेंट है ही, किसी ना किसी क्वेश्चन में आप कोट कर सकते हो कि $420 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है इंडिया ने। इंपोर्ट किया $612 बिलियन का। $192 बिलियन की डेफिसिट है, जिसको हम यहाँ पे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। टॉप 10 एक्सपोर्ट कमोडिटीज अगर आप देखोगे इंडिया की, तो अप्रैल के महीने में जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 2.1% घटे। राइस के एक्सपोर्ट्स 14.24% घटे। इंजीनियरिंग गुड्स के जो एक्सपोर्ट्स है ना, वो भाई 15.4% बढ़े हैं। तो ये एक अच्छी खबर है। रेडीमेड गारमेंट्स की अगर एक्सपोर्ट देखा जाए
तो ये 16.4% बढ़ा है। अप्रैल 2021 से लेके अप्रैल 2022 में 16.4% बढ़े रेडीमेड गारमेंट के एक्सपोर्ट। ये जो पूरा का पूरा डाटा है ना, ये अप्रैल 2021 के कंपैरिजन में है। जहां पे डिफॉल्ट बोर्ड में मैं अप्रैल 2022 का इंक्रीज का डाटा बता रहा हूं, वो अप्रैल 2021 के कंपैरिजन में है। जब मंथ ऑन मंथ होगा, जैसे मार्च 2022 के कंपैरिजन में अप्रैल 2022, तो मैं उसको स्पेसिफिकली बताऊंगा। सिमिलरली अगर आप देखो तो ऑर्गेनिक केमिकल्स का जो एक्सपोर्ट है, वो अप्रैल 2021 के कंपैरिजन में अप्रैल 2022 में 26.7% ज्यादा था। ओके। और मंथ और मंथ बेसिस पे देखो तो मार्च 2022 से कंपैरिजन में अप्रैल 2022 में जो ऑर्गेनिक केमिकल्स का एक्सपोर्ट था वो 8.1% बढ़ा था। तो ईयर ऑन ईयर और मंथ ऑन मंथ इंक्रीज को देखा जाता है। ठीक है भाई। मंथ ऑन मंथ मतलब पिछले महीने के रिस्पेक्ट में इस महीने, ईयर ऑन ईयर मतलब इस फाइनेंशियल ईयर का जो महीना है उसके कंपैरिजन में पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो महीना है उससे कितना है ज्यादा इंपोर्ट हुआ या एक्सपोर्ट हुआ। फिर अगर आप देखो ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल एक जबरदस्त एक्सपोर्ट हाउस बन के उभरा है। इंडिया का फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग सेक्टर है ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल। अब अगर आप देखो तो मार्च 2022 में हमने 2.39 बिलियन डॉलर्स की ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट की थी। इस महीने अप्रैल 2022 में हमने करी है 1.96 बिलियन डॉलर की, मतलब 17.8% का डिक्रीज है। इसको बढ़ाने की जरूरत है। अब अगर बात की जाए तो एक्सपोर्ट्स को इंप्रूव करने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, तो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आरओडीटीपी स्कीम का बेनिफिट दिया जाए। आरओडीटीपी मतलब रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। आरओडीटीपी आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले एक स्कीम चलती थी एमईआईएस, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, तो उसकी जगह आ गई है आरओडीटीईपी। मैं आपको बता दूं कि मर्चेंडाइज ट्रेड में दो प्रकार के एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स दिए जाते थे। एक तो दिया जाता था एमईआईएस इंसेंटिव, और एक आपका दिया जाता था आरओएसएल इंसेंटिव, मतलब रिबेट ऑन स्टेट लेवीज। रिबेट ऑन स्टेट लेवीज और एमईआईएस दोनों को मिला के यहां पे बनाया गया है आरओडीटीईपी स्कीम। ठीक है। आरओडीटीईपी स्कीम करती क्या है, तो भाई वो एक्सपोर्टर्स जो देश के बाहर चीजों को एक्सपोर्ट करते हैं, उन्हें बहुत प्रकार के हिडन टैक्सेस देने होते हैं। वो सारे के सारे हिडन टैक्सेस आपके आरओडीटीईपी स्कीम से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ऐसा यहां पे सरकार का कहना है। फिर अगर देखा जाए तो इंडिया ने यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बहुत सारे फ्री ट्रेड पैक्ट साइन किए, तो आगे आने वाले समय में इन फ्री ट्रेड पैक्ट्स के चलते भी इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, ऐसा यहां पे बताया जा रहा है। तो ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। बाकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो आप पढ़ सकते हो। ये पीपीटी मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करवा दूंगा। जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ और डेवलपमेंट में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। फिर अगली न्यूज पे चलते हैं, इंडिया डेनमार्क टू स्ट्रेंथन ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो आपको पता है मोदी जी भाई डेनमार्क गए हुए हैं, वहां पे ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए बातचीत हुई है। तो इस ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में क्या होगा भाई, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर काम किया जाएगा, रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के ऊपर काम किया जाएगा। इसमें बहुत से सेक्टर्स को कवर किया जाएगा, जैसे ग्रीन शिपिंग हो गई, एनिमल हस्बेंड्री हो गई, डेयरिंग हो गई, वाटर मैनेजमेंट हो गया, कल्चरल एक्सचेंजेस हो गया। ये सब कहीं ना कहीं ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर आएंगे। दोनों ही जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं इंडिया और डेनमार्क के, इन्होंने मिलकर क्या बोला है, इनकी इंटेंशन साफ नजर आई है कि भाई वी विल डीपन एंड एक्सपेंड द एग्जिस्टिंग कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ सेफ एंड सिक्योर वाटर टू मीट प्रेजेंट एंड फ्यूचर डिमांड थ्रू अ होलिस्टिक एंड सस्टेनेबल अप्रोच। अच्छी अच्छी बातें हैं यहाँ पे। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और डैनिश इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के बीच में। एक ब्रॉड बेस्ड फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, ठीक है ना। एग्जिस्टिंग कॉपरेशन को एनहेंस किया जाएगा, नए इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्मार्ट लेबोरेटरी बनाई जाएगी ऑन क्लीन रिवर वाटर इन वाराणसी। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन स्मार्ट वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट बनाया जाएगा। ये सब कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को आगे लेके जाएगा। फिर भाई दोनों ही प्राइम मिनिस्टर्स ने एक लेटर ऑफ इंटेंट को यहां पे वेलकम किया, जिसके थ्रू स्टैब्लिशमेंट की बात की गई, किसकी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ग्रीन शिपिंग। ये बायलेटरल मैरीटाइम कॉपरेशन को आगे बढ़ाएगा। फिर भाई दोनों लीडर्स ने बोला है कि एक्सपेंड करेंगे कॉपरेशन ऑफ एग्रीकल्चर, किसके थ्रू, बाय ए जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट। इसके लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन डेयरी बनाया जाएगा और डेयरी सेक्टर में दोनों एक दूसरे के साथ यहां पे कोऑर्डिनेट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। फिर भाई एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की फील्ड में दोनों कोलैबोरेट करेंगे। इसके लिए अगर आप देखो तो ये जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सॉल्यूशन है डेनमार्क के अंदर, इसको इंडिया ज्वाइन करेगा। सेम इंडिया के अंदर जो ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप है, इसको डेनमार्क ज्वाइन करेगा। तो हम डेनमार्क के अंदर जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सॉल्यूशन है उसको ज्वाइन करेंगे, और हमारे यहाँ पे जो ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप है उसको डेनमार्क ज्वाइन करेगा। फिर मिस्टर मोदी और मिस फ्रेडरिक्सन ने मिलकर ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 के जो गोल है ना, कि हमको ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं बढ़ने देना है, इसके ऊपर भी मिलकर काम करेंगे, ऐसा यहां बताया गया। ये आपको यहाँ पे
डेनमार्क नजर आ रहा है दोस्तों। आपसे एक सवाल है यहाँ पे, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर वाटर बॉडी है यहां पे आपको स्वीडन नजर आ रहा है, ठीक है ना भाई, ये आपका स्वीडन है, ये डेनमार्क है। ये इस पर्टिकुलर बॉडी को यहां पे क्या बोलते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जीएस पेपर 2 के रिस्पेक्ट में न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। एक्सपोनेंशियल राइज इन अटैक्स ऑन प्रेस फ्रीडम, पीसीआई एंड आईडब्ल्यूपीसी। देखिए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और इंडियन वुमेन प्रेस कॉर्प्स, इन्होंने क्या बोला है कि भाई इंडिया के अंदर प्रेस के अगेंस्ट जो अटैक्स हैं वो बढ़ रहे हैं। अगर आप वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को उठा के देखो तो इंडिया की रैंकिंग 180 में 150 है। ये किसने बोला है? रिपोर्टर्स सैंड फ्रंटियर्स नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये रिपोर्टर्स सैंड फ्रंटियर्स पहले यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो भैया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे आया और 3 मई को मनाया जाता है ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। और इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के दिन पूरी दुनिया में बहस होती है कि भाई प्रेस रिपोर्टिंग किस प्रकार से काम कर रही है, जर्नलिस्ट किस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो इंडिया के अंदर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का यह बोलना है कि ड्रैकोनियन लॉस के अंदर जर्नलिस्ट को बिना वजह जेल में डाला जा रहा है, उनके ऊपर बड़े खतरनाक आईपीसी के सेक्शंस लगाए जा रहे हैं और ओवरऑल लॉ को गलत तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। फ्रीडम ऑफ प्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए। अगर आप फ्रीडम ऑफ प्रेस को वायलेट करोगे तो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की जो बेसिक एथोज है वो नीचे की तरफ जाएंगे। इस प्रकार की बातें यहाँ पे बोली गई हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि दुनिया भर के एडवांस डेमोक्रेसी में, इंडिया हो यूएस हो, मीडिया के जो ऊपर अटैक्स हैं वो यहाँ पे बढ़ चुके हैं। ये सब बातें हो रही हैं। ओके, ग्रोइंग कंजर्वेटिज्म बढ़ रहा है। मीडिया अगर बहुत प्रोएक्टिव रिपोर्टिंग करती है तो जो सेक्शंस ऑफ पीपल है वही मीडिया को भला बुरा बोलने लगते हैं। फिर मीडिया में भी कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है। बहुत सारे मीडिया हाउसेज ऐसे उठ आए हैं जिनका पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कनेक्शन है स्पेसिफिक, और वो मीडिया हाउसेज उसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा को फैलाते हैं। तो इस प्रकार की बातें निकल के आ रही हैं। अगर रैंक की बात की जाए तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक 180 में 150वीं है, पाकिस्तान 157 नंबर पे 157। चलो पाकिस्तान से तो करो हम लोग आगे हैं। देखा जाए तो इसराइल 86 पे, पैलेस्टीन 170 पे है। और इस पर्टिकुलर जर्नलिस्ट को दबाने की वजह से, प्रेस फ्रीडम को दबाने की वजह से ऐसा बताया जाता है कि इसराइल और पैलेस्टीन के जो टेंशन है वो और बढ़ते हैं। क्योंकि अगर मीडिया फीड तरीके से काम करे तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जो इंफॉर्मेशन मिसमैच है वो भरा जा सकता है। लोग एक दूसरे के साथ बॉन होमी में रह सकते हैं। बट चूंकि मीडिया फ्रीडम को यहाँ पे दबाया जाता है, मीडिया को इंडिपेंडेंट तरीके से रिपोर्टिंग नहीं करने दी जाती है, इसलिए इसराइल पैलेस्टीन क्लैशेस कभी कभी बहुत इंटेंस हो जाते हैं। फिर अगर आप देखो तो 28 कंट्रीज में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 के हिसाब से सिचुएशन को बहुत ज्यादा बुरा बताया जा रहा है। अगर आप बात करो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 की, तो 3 नॉर्डिक कंट्रीज जो हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, ये टॉप 3 जगहों पे आती हैं। जो बॉटम 10 कंट्रीज है उसमें आती कंट्रीज जैसे कि चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, क्यूबा, म्यांमार। ठीक है ना? तो चाइना एक डिक्टेटर सरकार है, म्यांमार ऑब्वियसली बात है आर्मी का रूल है, डिक्टेटर सरकार है, क्यूबा भी सोशलिस्ट कम्युनिस्ट कंट्री, डिक्टेटर सरकार है, ईरान भी डिक्टेटरशिप ही है, नॉर्थ कोरिया भी डिक्टेटरशिप ही है। तो ओवरऑल जहां पे डिक्टेटरशिप है वहां पे ऑब्वियसली बात है मीडिया को फ्रीडम नहीं मिलेगी, क्योंकि मीडिया को फ्रीडम मिलने के लिए पहली कंडीशन है डेमोक्रेसी का होना। 2021 में भी इंडिया को एक ऐसी कंट्री बोला गया जो कि एक डेंजरस कंट्री है जर्नलिस्ट के लिए। तो ये कुछ न्यूज यहाँ पे निकल के आ रही है। जीएस पेपर 2 और 3 प्रेस फ्रीडम इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज ये है कि फ्रांस के नेवल ग्रुप ने बोला है कि वो इंडिया के P-75I सबमरीन प्रोजेक्ट से बाहर निकल रहा है। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया का P-75 प्रोजेक्ट है क्या। देखिए P-75 प्रोजेक्ट भी था जिससे सबमरीन बनाई जाएगी, और P-75 प्रोजेक्ट का एक एक्सटेंशन है। P-75 के अंदर जो भी सबमरीन इंडिया के अंदर बनाई गई हैं उससे एडवांस्ड, उससे और स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज वाली सबमरीन बनाई जा रही है P-75I के अंदर। अब प्रोजेक्ट 75 के अंदर कौन सी 4 सबमरीन बनी है? तो आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करांग और आईएनएस वेला। एक और सबमरीन है आईएनएस वगीर नाम की, वो भी प्रोजेक्ट 75 के अंदर बन रही है। अब प्रोजेक्ट 75 को अपग्रेड किया गया और उसका नाम दिया गया प्रोजेक्ट 75I। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर 6 कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हम बना रहे हैं, जिसके अंदर कुछ एडवांस कैपेबिलिटीज होंगी, जैसे कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन होगा, आईएसआर होगा, स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस वाला हिसाब होगा, एंटी शिप वॉरफेयर होगा, एंटी सबमरीन वॉरफेयर होगा, एंटी सरफेस वॉरफेयर होगा, लैंड अटैक कैपेबिलिटीज होगी। और ये सारी की सारी 6 सबमरीन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव आत्मनिर्भर भारत के अंदर बनाई जाएंगी। अब यहां पे ये जो एक सिस्टम है AIS, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, AIP सॉरी, ये जो AIP वाला सिस्टम है, इस बात को लेके ये जो फ्रांस की कंपनी है नेवल ग्रुप, ये इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट से बाहर निकल गई। देखिए होता क्या है कि प्रोजेक्ट 75I के अंदर पहले यहां पे 2 कंपनीज को भारत सरकार ने आइडेंटिफाई किया है। एक कंपनी है लार्सन एंड ट्यूब्रो
और दूसरी है मजगांव डॉक्स लिमिटेड। तो ये दो कंपनी मिलके इन सबमरीन्स को बनाएंगी। लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है, ये दो कंपनी अकेले के दम पे सबमरीन नहीं बना सकती, कुछ हद तक हेल्प लगेगी बाहर की कंट्रीज की कंपनियों की, बड़ी बड़ी कंपनियों की। तो उसके लिए कुछ फॉरेन कंपनीज को यहां पे आइडेंटिफाई किया गया। एक है थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम्स जर्मनी की, एक है नवांतिया स्पेन, एक है नेवल ग्रुप फ्रांस, एक है डेवू साउथ कोरिया, एक है रोजोबोरॉन एक्सपोर्ट रशिया। तो ये जो पांच कंपनीज हैं फॉरेन की, इनसे मदद ले सकती है इंडिया की ये दो कंपनीज, लार्सन एंड ट्यूबर और मसगांव। अब लार्सन एंड ट्यूब्रो मसगांव ये क्या करेंगी, एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल देंगी। उस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के अगेंस्ट बिड आएगी इन पांच कंपनीज की तरफ से, और जिसकी बिड सबसे कम होगी वो यहां पे सबमरीन बनाने का ठेका जीत जाएगा। प्रॉब्लम यहां पे यह है कि जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, इसमें एक ऐसी कंडीशन डाल दी गई है जिस कंडीशन को फ्रांस की कंपनी नेवल ग्रुप पूरी नहीं कर पा रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सिस्टम होता है एयर, एआईपी सिस्टम, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम क्या करता है, एक कन्वेंशनल सबमरीन को लंबे समय तक पानी की गहराइयों में रहने देता। सीन ये है कि देखिए, सबमरीन को चलाने के लिए समय समय पे हवा की जरूरत होती है, पानी के अंदर तो हवा मिलेगी नहीं। तो क्या होता है कि कुछ कुछ समय पे सबमरीन को सरफेस पे आना पड़ता है हवा खींचने के लिए। तो सरफेस पे आने की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबमरीन की कम हो जाएगी। पानी की डेप्थ में सबमरीन लंबे समय तक चल सकती है अगर उसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन है तो। हमारे रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल P75I में भारत सरकार ने कंडीशन रखी है कि जो एआईपी है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन वाली जो टेक्नोलॉजी है, वो हम उस कंपनी से लेंगे जिस कंपनी ने पहले इस प्रकार की सबमरीन बना रखी हो और वो सबमरीन ओशन में, समुंदर में टेस्ट हो चुकी हो। मतलब टेस्टेड टेक्नोलॉजी को हम अपने P75I प्रोजेक्ट में जगह देंगे। अब फ्रांस का ये बोलना है कि भाई देखिए, हमारे पास ये जो एआईपी टेक्नोलॉजी है, इसको हमने अपने नेवल व्हीकल्स में टेस्ट नहीं किया है। तो ये जो आपकी कंडीशन है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में कि आप अपनी P75I क्या ये सबमरीन बनाने का ठेका केवल उस कंपनी को दोगे जिस कंपनी ने एआईपी की सबमरीन बनाई हो, और वो सबमरीन पानी की गहराइयों में टेस्ट हुई हो। तो जो पानी की गहराइयों में टेस्ट होने वाला लॉजिक है, जो कंडीशन है, वो फ्रांस का नेवल ग्रुप फुलफिल नहीं कर पा रहा है। उनका बोलना है कि उन्होंने अब तक ऐसी कोई सबमरीन नहीं बनाई है जो पानी की गहराइयों में टेस्ट हो चुकी हो। इसलिए ओवरऑल ये जो प्रोजेक्ट 75I का जो भी ऑक्शन होगा, जो भी बिड वगैरह आएंगी, उसमें नेवल ग्रुप जो फ्रांस की कंपनी है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी, क्योंकि टेस्टेड सी प्रूवन एआईपी की टेक्नोलॉजी नेवल ग्रुप ने अब तक नहीं बनाई है। तो ये न्यूज यहां पे निकल के आई है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जीएस पेपर 3 डिफेंस इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज ओवर इंडियाज इंटरेस्ट में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है भाई, 2019 के कंपैरिजन में 2020 में रिकॉर्डेड डेथ्स कितनी। ये कोरोना की बात नहीं हो रही है, टोटल डेथ्स की बात हो रही है। तो 2019 के अंदर इंडिया में 76 लाख डेथ्स रिकॉर्ड हुई थी, 2020 में 81 लाख डेथ रिकॉर्ड हुई थी। तो भाई यही बताया गया यहाँ पे, वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के हिसाब से कितनी डेथ हुई 2019 में और कितनी डेथ हुई 2020 में। अच्छा, जो भी डेथ हुई है उसमें जो मेल डेथ्स है, मेल है वो है 60%, और जो फीमेल्स है दे आर अप्रोक्सीमेटली 40%। टू बी प्रिसाइज अगर देखें तो मेल है 60.2% और जो फीमेल्स है वो है 39.8%। यहाँ पे इंफॉर्मेशन लाई गई है 34 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से निकाल के। ओके भाई, तो अब आप कह सकते हो कि ओवरऑल यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स हैं उसमें कुछ अमाउंट ऑफ डेथ्स आपकी किसकी हैं, तो वो है आपकी कोरोना से रिलेटेड। भारत सरकार अब ऑब्वियस सी बात है आगे आने वाले समय में सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को इंप्रूव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि काफी हद तक हमें ह्यूमिलिएट होना पड़ रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चलते। आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट निकाली जिसके चलते उन्होंने बोला है कि इंडिया के अंदर 31 दिसंबर 2021 तक 40 लाख मौतें हुई हैं कोरोना से, जबकि भारत सरकार का फिगर है 5 लाख। और भारत सरकार बोल रहा है कि डब्ल्यूएचओ ने जो मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की है वो बिल्कुल गलत मेथोडोलॉजी है। हम यहाँ पे जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स के फिगर को रिलीज कर रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज है, स्टेट वाइज है, हमारे फिगर्स यहाँ पे ज्यादा परफेक्ट हैं, आप गलत रिपोर्टिंग कर रहे हो। तो इस बात को लेके आप कह सकते हो कि भारत सरकार एक मेजर स्केल पे आगे आने वाले समय में जो हमारा सिविल बर्थ रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, डेथ रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, इसको इंप्रूव करने की कोशिश करेगी। क्योंकि बेकार में पूरी दुनिया में जब डब्ल्यूएचओ जैसी इस प्रकार की रिपोर्टें निकाली जाती हैं तो इंडिया को ह्यूमिलिएट होना पड़ता है। वैसे देखा जाए तो कौन से एक्ट के थ्रू बर्थ और डेथ को रजिस्टर किया जाता है इंडिया के अंदर, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 के थ्रू इसको रजिस्टर किया जाता है। जीएस पेपर 2 पॉपुलेशन और एसोसिएटेड इश्यूज में ये न्यूज आपको काम आएगी। फिर अगला है इंडिया एक्सटेंड्स मोर एड टू श्रीलंका। देखिए, श्रीलंका की कैबिनेट ने प्रपोजल क्लियर कर दिया, उन्होंने बोला है कि भाई
हम और फ्यूल लेंगे इंडिया से। एक $200 मिलियन की शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी दी है एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया ने श्रीलंका की, जिसके चलते इंडिया से श्रीलंका में और फ्यूल भेजा जाएगा। ऑब्वियसली बात है, श्रीलंका में खाने के साथ साथ फ्यूल की भी कमी पड़ी है। जनवरी 2022 से लेकर अब तक लगभग $3 बिलियन का असिस्टेंस इंडिया श्रीलंका को दे चुका है, जिसमें करेंसी स्वैप्स, क्रेडिट लाइन फॉर एसेंशियल गुड्स, लोन डेफरमेंट, ये सब इंक्लूडेड है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस साल की शुरुआत में $400 मिलियन का करेंसी स्वैप दिया था। 18 अप्रैल को वो खत्म होना था, उसको 3 महीने से और एक्सटेंड किया गया है। $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन एसेंशियल इंपोर्ट्स के लिए दी है इंडिया ने। 16,000 मेट्रिक टन राइस इंडिया ने श्रीलंका को भेजा है। 4 लाख मेट्रिक टन ऑफ फ्यूल इंडिया ने श्रीलंका को भेजा है, एक $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन के थ्रू। प्लस $1 बिलियन का लोन चुकाना था श्रीलंका को इंडिया को एशियन क्लियरिंग यूनियन के थ्रू, उसको यहां पे डेफर करवा दिया इंडिया ने, बोला ठीक है बाद में चुका देना। तो इससे पता चलता है कि इंडिया किस हद तक गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका की मदद करने की कोशिश कर रही है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर और सागर के अंदर। सागर मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। श्रीलंका के अंदर हालात बहुत खराब है। इन्फ्लेशन 30 अप्रैल पहुंच चुका है, अप्रैल में 30%। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बहुत एक्यूट हो चुकी है। राजापाक्सा गवर्नमेंट के अगेंस्ट भयंकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बट दोनों भाई यहां पे रिजेन करने को तैयार नहीं। इंटरनेशनल रिलेशंस जीएस पेपर 2 में न्यूज काम आएगी। और आज की आखिरी न्यूज, जो बाइडेन बैक्स फंडामेंटल राइट्स टू अबॉर्शन। देखिए, अमेरिकन वोटर्स को जो बाइडेन ने बोला है कि जो तुम्हारा अबॉर्शन का फंडामेंटल राइट है, इसको जाने मत दो। एक्चुअली में हुआ यह है कि एक ड्राफ्ट रिलीज हो गया है यूएस की सुप्रीम कोर्ट से, और इस ड्राफ्ट में ऐसा बताया जा रहा है कि यूएस सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे जो कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के जज हैं, वो जल्दी ही अबॉर्शन राइट्स को हटा सकते हैं। यूएस की वुमेन के पास अबॉर्शन राइट्स है। ये अबॉर्शन राइट्स यूएस वुमेन को मिले थे 1973 के रो वर्सेस वेड डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, और शायद इस पर्टिकुलर डिसीजन को ओवरटर्न कर सकती है सुप्रीम कोर्ट और अबॉर्शन राइट्स को लोगों से खींच सकती है। जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो चाहती है अबॉर्शन राइट्स लोगों के पास रहें, जो रिपब्लिकन पार्टी है वो चाहती है नहीं रहे। ठीक है, तो कुल मिला के जैसे ही यूएस के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई डिसीजन निकल के आया कि अबॉर्शन राइट्स कर्टेल कर दिए गए हैं, जितने भी रिपब्लिकन कंट्रोल स्टेट्स हैं वहां पे हो सकता है ये नियम कानून लागू कर दिए जाएंगे कि लोग अबॉर्शन नहीं करवा सकते। अब देखिए, अबॉर्शन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन यूएस अकॉर्डिंग टू रो वर्सेस वेड जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद 1992 में एक जजमेंट आया था प्लांट पेरेंटहुड वर्सेस केसी। इसमें बोला गया था कि जब तक फीटस को आप वॉर्म से निकाल सको, जो कि प्रेग्नेंट होने के 22 से 24 हफ्ते तक का टाइम होता है, इस समय पे आप अबॉर्शन करवा सकते हो। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे कंट्रीज में जो अबॉर्शन लिमिट्स है ना, वो टाइम पे डिपेंड करती है। जैसे बहुत सी डेवलप्ड कंट्रीज में आप प्रेग्नेंट होने के 12 हफ्ते के अंदर अबॉर्शन करवा सकते हो। यूएस वन ऑफ दोस कंट्रीज है जहां पे प्रेग्नेंट होने के 20 हफ्ते के बाद भी अबॉर्शन करवा सकते हो। इंडिया के अंदर आप प्रेग्नेंट होने के 20 हफ्ते के अंदर ही अबॉर्शन करवा सकते हैं। 20 हफ्ते के बाद करवाना है तो एक मेडिकल कमिटी बैठेगी, वो पूरा चीजों को वेट करेगी, हेल्थ वगैरह देखी जाएगी, उसके फिर बाद फिर अबॉर्शन अलाउ किया जाएगा। दुनिया में अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लॉज हैं। अभी के लिए कुछ रिपब्लिकन जो सेनेटर्स हैं और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर हैं यूएस के अंदर, उनका बोलना है कि अबॉर्शन पहले 6 हफ्तों में अलाउ करो। लेकिन 6 हफ्तों तक तो बहुत सारी लेडीज को पता ही नहीं चल पाता है कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है। सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स करके ग्लोबल लीगल एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन, इसका बोलना है कि 24 कंट्रीज ऐसी हैं दुनिया में जहां अबॉर्शन कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। जैसे यूरोप में अंडोरा, माल्टा, एल सल्वाडोर और होंडुरस सेंट्रल अमेरिका में, सेनेगल और इजिप्ट अफ्रीका में, फिलीपींस और लाओस एशिया में। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जहां पे अबॉर्शन आप करवा ही नहीं सकते। 90 मिलियन वुमेन दुनिया भर में, 9 करोड़ दुनिया भर की 5% वुमेन के पास अबॉर्शन की सुविधा अवेलेबल है ही नहीं। 50 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे आप अबॉर्शन तब करवा सकते हो जब वुमेन की हेल्थ डेंजर में है, या तो फिजिकल हेल्थ, या कुछ जगहों पे मेंटल हेल्थ को भी कंसीडरेशन दिया जाता है। कुछ जगहों पे रेप इंसेस्ट की चलते अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, उस केस में भी अबॉर्शन अलाउ कर दिया जाता है। तो यूएस के अंदर एक खतरा यह मंडा रहा है कि ओवरऑल जो यूएस वुमेन के पास अबॉर्शन का राइट है, वो यूएस की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा छीना जा सकता है। इससे रिलेटेड अगर कोई न्यूज निकल के आती है तो भाई मैं आपको बताऊंगा। इंडिया के अंदर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के रिस्पेक्ट में जो लेटेस्ट लॉज लेके आए गए हैं, उसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिनको जिनको याद है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल न्यूज में आपको ये चीज काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से लेक्चर को शेयर करिएगा। एंड इफ पॉसिबल फ्रेंड्स, क्लिक द ज्वाइन बटन एंड सुपर थैंक्स। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, टेक केयर।